हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का आदर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी कि इंग्लिश का पैराग्राफ सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, इंग्लिश का पैराग्राफ कई बार आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिला है। जैसे स्पेशली बात करें 9, 10, 11, 12 के एग्जाम्स में, तो इंग्लिश का पैराग्राफ हर साल आपको देखने को मिलता है। कोई ऐसा साल छूटा होगा जिसमें आपको इंग्लिश का पैराग्राफ देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन देखा जाए तो हर साल आपको इंग्लिश का पैराग्राफ उसमें देखने को मिलता है। यानी कि आपको 4 नंबर की तैयारी इस क्लास के अंदर से होने वाली है। चलिए दोस्तों, क्लास को देरी ना करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, मैं इस क्लास में आपको बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश का पैराग्राफ याद कराऊंगा। दोस्तों, मैंने आपके सामने जो इंग्लिश का पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यानी कि है तो इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन बहुत ही इजी वे में इसको मैंने तैयार किया है ताकि आपको याद करने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा ना, उसके बाद और अच्छे से आपको याद होने में आसान हो जाएगा। यानी कि आपको दिक्कत याद करने में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए करते क्लास को शुरू। दोस्तों, पढ़ते पहले क्या है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। दोस्तों, स्पेशली देखा गया है कई बार कि इंग्लिश का जो पैराग्राफ है ना, आपके एग्जाम में लगभग ये बोला जाता है कि 120 वर्ड्स में लिख दो, 90 वर्ड्स में लिख दो, 75 वर्ड्स में लिख दो, 150 वर्ड्स में लिख दो। अगर आप इस पैराग्राफ को एज इट इज उतार के आएंगे ना एग्जाम में, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए। आप इंग्लिश के पैराग्राफ इस वीडियो से याद करें और अपने एग्जाम में आप लिख के आए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है दोस्तों। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। तो इंग्लिश एक क्या है, इंटरनेशनल भाषा है। यहाँ पे एन का यूज क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल में आई जो है ना, आई एक बोवल है, और बोवल के आगे हमेशा हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे पहली लाइन में, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, बहुत इजी चीज है। इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बोली जाती है। स्पोकन का मतलब बोला जाना या फिर बोले जाना। यानी कि इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, दुनिया, पूरी दुनिया में बोली जाती है। आई होप दोस्तों आपको पहला सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरे साथ रिपीट करें, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं, क्या है भैया, विद द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के इन्वेंशन के साथ में नो कंट्री कैन डिपेंड, कोई भी कंट्री डिपेंड नहीं हो सकती ऑन इट्स लोकल लैंग्वेज, खुद की लोकल लैंग्वेज पर। दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का जब से इन्वेंशन हुआ है ना दोस्तों, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं हुई है अभी तक जो अपनी लोकल लैंग्वेज पे क्या रहती हो, डिपेंड रहती हो। यानी कि उसको कोई भी काम करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज तो करना ही पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैं आपके सामने जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मोबाइल से कर रहा हूं, लेकिन मैं जब अपलोड करूंगा तो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद मुझे कई सारे टर्म्स और कई सारी चीजें इंग्लिश में ही देखनी पड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि हर चीज मुझे हिंदी में मिल जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी, जैसे मैं इंडिया का हूं तो मैं हिंदी पे डिपेंड नहीं रह सकता। यानी कि अगर मैं गुजरात का होता तो सिर्फ और सिर्फ मराठी पे डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, तभी जाके मैं यूट्यूब के आगे टर्म्स एंड कंडीशंस को सही से सीख पाऊंगा या फिर पढ़ पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इससे एक बात समझ में आती है कि जब से इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ है ना, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो अपनी लोकल लैंग्वेज पे डिपेंड कर ले। ठीक है, उसको इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी, तब जाके वो आगे उस चीज में अपना करियर बना पाएगा। क्लियर। चलो, वी कैन कम्युनिकेट, हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब दोस्तों होता है बातचीत करना। ठीक है, जैसे हम अपने आसपास अपने घर में बात कर लें, घर में अपने भाई बहनों, अपने माता पिताजी से जब भी बात करते हैं तो हम हिंदी में बात कर लेते हैं। जैसे मैं हिंदी बोलता हूं तो मैं हिंदी में बात कर लेता हूं। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब भी बात हो जाती है किसी और कंट्री से बात करने की, ठीक है, क्या बोलेंगे, वी कैन कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज। जब भी किसी और देश से बात करने की बात होती है, ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश, हम तभी कर सकते हैं जब हमें क्या आती हो, इंग्लिश आती हो। दोस्तों क्यों, ऐसा क्यों, क्या होता है दोस्तों, हम लोग हैं, अब भाई अगर रशिया जाना है तो हम वहां की भाषा नहीं सीख पाएंगे। अगर हमें जापान जाना है फिर जापान की भाषा अलग से कहाँ सीखेंगे। चाइना जाना है, चाइना की भाषा अलग से सीखेंगे। दोस्तों जैसे मेरे को महाराष्ट्र जाना है तो महाराष्ट्र की भाषा मराठी अलग से सीखूंगा। दोस्तों क्या होता है, बहुत सारी लैंग्वेजों को सीखने की जगह अगर इंग्लिश को अच्छे से सीख लें तो हमारा काम
मोस्ट ऑफ द टाइम हर देश में हो जाएगा, यानी कि हर देश के नागरिकों को इंग्लिश तो आती है। हालांकि सबको नहीं आती होगी, लेकिन जो भी मेन वहां के लोग होंगे उनको तो आती होगी, यहाँ हमारा काम पड़ने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो कई सारी शॉपिंग्स करते हैं, तो शॉपिंग करते टाइम वो इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं हाउ मच, या फिर इसकी कॉस्ट क्या है, अगर हिंदी में बोलूँ तो आपके जो दुकानदार वहां के लोग हैं तो बेसिक इंग्लिश जानते हैं, तो वो इंग्लिश में आंसर देते हैं, तो उनकी सेलिंग ज्यादा हो पाती है। ठीक है, अगर वो भी इंग्लिश नहीं जानते तो फिर उनकी सेलिंग नहीं हो पाती। उसी तरीके से हर देश के बहुत सारे नागरिक जो इंग्लिश जानते हैं वो दूसरी कंट्रीज से इजीली क्या कर पाते हैं दोस्तों, कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी कि बात कर पाते हैं, जिससे क्या होता है व्यापार करना या जो भी कम्युनिकेशन होता है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, एक बार शुरू से फिर बताता हूं मैं आपको। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। पहली लाइन तो ये थी। दूसरी लाइन क्या थी, विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट विद द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट नो कंट्री कैन डिपेंड ऑन इट्स लोकल लैंग्वेज, यानी कि जब से इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ है कोई भी कंट्री अपनी लोकल लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं हो सकती। दूसरी लाइन बताई मैंने। अब तीसरी लाइन की बात करते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज, हम किसी भी दूसरी कंट्री से अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। कब, ओनली वेन मतलब जब हमें क्या आती हो, वी नो इंग्लिश आती हो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहां से, अ वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट इज अवेलेबल इन इंग्लिश, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी हिस्सा हो या कोई भी चैप्टर हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का इंग्लिश में अवेलेबल होता है, हिंदी और संस्कृत को या फिर कोई लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट को छोड़ दे तो। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको चाहे साइंस पढ़नी हो, चाहे सोशल साइंस पढ़नी हो, चाहे आपको साइंस में बायोलॉजी पढ़नी हो, फिजिक्स पढ़नी हो, केमिस्ट्री पढ़नी हो, बॉटनी पढ़नी हो, कुछ भी XYZ पढ़ना हो या टेक्निकल स्टडीज भी करनी हो, तो आपको हर चीज काय में अवेलेबल है। वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज का मतलब होता है व्यापक मात्रा में किसी चीज का होना। ठीक है, यानी कि ज्ञान का भंडार है, बहुत सारी मात्रा में देखा जाए तो वो इंग्लिश में अवेलेबल है। दोस्तों सुना होगा, कई बार यूपीएससी की बात करूं, यूपीएससी में कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि अपनी रैंक हासिल करते हैं, तो वो यही बताते हैं इंग्लिश में कई सारी हद तक चीजें हमको ज्यादा मिल पाती है कंपैरेटिवली हिंदी के। ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करते हैं अपनी तैयारी के टाइम पे, इसलिए कहा गया है दोस्तों, अ वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स इज अवेलेबल इन इंग्लिश। काय में अवेलेबल है दोस्तों, इंग्लिश में अवेलेबल है। क्लियर हुआ दोस्तों, अभी तक मैंने आपको हाईलाइट करा है, आप पॉइंट वाइज इसको याद कर सकते हैं ताकि याद करने में समस्या ना हो। मैंने आपको पॉइंट बना दिए, पहला पॉइंट बनाया ये वहां तक, दूसरा पॉइंट मैंने देखो रेट यहां से लेके कहां तक बनाया, यहां तक, और तीसरा पॉइंट यहां से बना दिया, और फोर्थ पॉइंट मैंने यहां से लेके यहां तक बना दिया। अब बारी आती है अपने फिफ्थ पॉइंट की। ठीक है, पॉइंट्स में तोड़ दूंगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आप चाहो तो आज आधे पॉइंट कर लो, आधे पॉइंट अगले दिन कर लेना, तो 2 दिन में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, चलो बढ़ते हैं। इट इज रिलेटिवली इजी टू लर्न एंड स्पीक, सही बात है, ये बहुत ज्यादा इजी है सीखने में और बहुत ज्यादा इजी है स्पीक यानी कि बोलने में। दोस्तों लोगों को लगता है कि इंग्लिश क्या है, कठिन लैंग्वेज है, लेकिन दोस्तों कोई भी लैंग्वेज आपको जब तक नहीं आएगी, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, जब तक आपको उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं मिल जाएगा, जब तक आपको उस चीज का माहौल नहीं मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर आए, अगर आप उस माहौल में चले जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलना आने लगेगी। जैसे बचपन से हम लोग अपने मदर टंग में बात करते हैं, यानी कि अपने आसपास के लोग सारे के सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो हम उन्हें देख देख के इंग्लिश हिंदी बोलना सीखे ना दोस्तों। ऐसा तो है नहीं है कि हमने कहीं समास, संधि या फिर अलंकार ये सारी की सारी तद्भव शब्द सीखे थे तब जाके हिंदी बोलना सीखे थे, ऐसा तो नहीं था ना दोस्तों। जबकि देखा जाए तो हिंदी में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है ग्रामर में। इसलिए दोस्तों अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको एनवायरनमेंट की नीड होती है। तो बताया गया है दोस्तों क्या कि आप कहां पे थे, इट इज रिलेटिवली इजी, बहुत ज्यादा इजी है बाकी लैंग्वेजों के कंपेयर में। जैसे सपोज करो आपको चाइनीज सीखनी है, तो चाइनीज सीखने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, जैपनीज भाषा सीखनी है वहां में दिक्कत आ सकती है, फ्रेंच सीखनी है तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन इंग्लिश सीखने में इतनी ज्यादा कोई हाई लेवल की ग्रामर आपको नहीं जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको मेनली बेसिक टेंस, नॉर्मल सेंटेंसेस, थोड़े बहुत आपको पैसिव वॉइस या फिर आपको वर्ब्स के हेल्प से आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ में। लर्न एंड स्पीक, समझ में आया दोस्तों, इट इज रिलेटिवली इजी टू लर्न एंड स्पीक। ठीक है, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है और बोली जा सकती है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहां तक बताया ना, यहां तक, इसको बोल लेंगे अपन पॉइंट नंबर 5। अब आगे के जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा, 6। चलो आगे देखते हैं। इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेनी अदर फील्ड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने,
इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके से माध्यम है किसी भी चीज को समझने का। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों समझना, किसी भी चीज को समझना हो या किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो। जैसे यहाँ पे कुछ दिया भी हुआ है, जैसे किसी भी चीज की स्टडी करना हो, जैसे साइंस की स्टडी करना हो, तो आप देखोगे इंग्लिश बड़ी हेल्प करती है हमें साइंस की स्टडी करने में। कई बार क्या होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी भौतिक विज्ञान को फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री 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 के नाम से जानते हैं, गणित को मैथ मैथमेटिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग का एक माध्यम बन चुका है। इसलिए हम हिंदी के शब्दों की जगह इंग्लिश के शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि समझने में दिक्कत का सामना ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड स्टडिंग साइंस, अगर साइंस की स्टडी करना है तो कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको चाहे वो हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, बात बराबर ही होती है। उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना, उसका जो उच्चारण होता है वो सेम ही होता है। जैसे कई सारी बात मैं आपके सामने कर लो, बायोलॉजी की कर लो, तो बायोलॉजी में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने सारे टर्म्स होते हैं जो कि आपको इंग्लिश में याद रखने पड़ते हैं, तभी जाके आप लोग क्या कर पाते हैं, उसको अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, चलो टेक्नोलॉजी की बात कर लो, या फिर बहुत सारी अदर फील्ड्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें इंग्लिश को एक माध्यम बनाना पड़ता है, इंग्लिश के माध्यम से उन्हें सीखना पड़ता है या फिर आगे बढ़ना पड़ता है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं अगला। ये था आपका पॉइंट नंबर 6। अगला देखते हैं। अब आएगा आपको पॉइंट नंबर कौन सा? 7। पॉइंट नंबर क्या है आपका? 7। चलो, इन ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार की बात कर लो, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य की बात कर लूं मैं आपके सामने, एंड हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, या फिर हायर टेक्निकल स्टडीज या साइंटिफिक स्टडीज की बात कर लूं, यानी कि आपको रॉकेट साइंस की स्टडी करना है या फिर और भी हायर स्टडीज के लिए जाना है, तब इट इज वाइडली यूज्ड एज अ मींस ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। इसका यूज उस टाइम पे वाइडली रूप में किया जाता है, वाइडली मतलब बहुत व्यापक रूप में किया जाता है, एज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन के रूप में। ग्लोबल कम्युनिकेशन का मतलब होता है पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन होती है, यानी कि पूरी दुनिया से जो बातचीत हमारी होती है, वो इसी के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? इंग्लिश के माध्यम से होती है। फिर से बताता हूं दोस्तों, इन ट्रेड, चाहे व्यापार की बात हो जाए, वाणिज्य की बात हो जाए, या फिर हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज की बात हो जाए, उस टाइम पे इसका यूज हम वाइडली मींस ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के रूप में करते हैं। सपोज करो दोस्तों, हम लोग चाइना से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सामान का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हमने हमारी तरफ से मसाले उनको बेच दिए, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ टेक्नोलॉजी हमको सेल कर दी। ऐसे करके कहीं ना कहीं हमारे साथ में व्यापार हम करते हैं। उस टाइम पे दोस्तों हर जगह ना आप अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में आसानी होती है और व्यापार करने में बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती है। क्लियर? अगला पॉइंट था आपका 7th पॉइंट, जो कि कहां तक था आपका? कम्युनिकेशन था। अब आता है पॉइंट नंबर 8। कौन सा है दोस्तों आपका? पॉइंट नंबर 8। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। क्या है भैया पॉइंट नंबर 8? विथ नॉलेज, अगर किसी को इंग्लिश की नॉलेज है ना, ऑफ इंग्लिश, अ पर्सन कैन अर्न अ लाइवलीहुड। कोई भी इंसान जो होता है ना, वो अपनी लाइवलीहुड कमा सकता है, यानी कि आराम से बैठ के खा सकता है। यानी कि अगर सपोज करो उसको कुछ काम नहीं है, अगर उसको इंग्लिश का नॉलेज है, तो अलग अलग तरीके से उस नॉलेज के दम पे वो कहीं ना कहीं अर्निंग कर सकता है। ठीक है, कैसे अर्निंग कर सकता है? वो चाहे तो टीचिंग कर सकता है, पढ़ा सकता है, वो चाहे तो किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर सकता है। यहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं आज के टाइम पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट तो हर जगह होती है। ठीक है, अगर वो इंग्लिश बहुत अच्छे से जानता है तो वो एक कॉपी चेक करने वाला टीचर बन सकता है, तो कई सारी कंपनीज उसको हायर कर सकती हैं। ठीक है, तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंग्लिश की हेल्प से आप लोग कर सकते हो। क्या हुआ दोस्तों? विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के नॉलेज के साथ में अ पर्सन कैन अर्न अ लाइवलीहुड। एक और चीज लिखी हुई, डिस्पाइट द इर्रेगुलरिटीज इन ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। डिस्पाइट यानी कि भले ही, या फिर अगर उसको कोई इर्रेगुलरिटीज है उसकी ग्रामर में, यानी कि उसकी ग्रामर में कुछ इर्रेगुलरिटीज है या प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पाता, फिर भी वो काफी हद तक चीजों को हैंडल कर सकता है, काफी हद तक अर्निंग वो कर सकता है। हालांकि बहुत हाई पे स्केल पे उसको नहीं रखेंगे, थोड़ा लो पे स्केल पे उसको रख के उससे काम लिया जा सकता है। क्लियर? अगर उसको क्या नॉलेज है? इंग्लिश की नॉलेज है। क्लियर दोस्तों? प्रोनाउंसिएशन तक अपना पॉइंट नंबर 8 हो गया। अब पॉइंट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्या की बात कर लेते हैं दोस्तों? पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है दोस्तों? इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। दोस्तों इंग्लिश जो है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंप्रेशन या एक्सप्रेशन जमा सकते हैं। इंप्रेशन जमाने के लिए, यानी कि आप सपोज करो
कि भैया बहुत महंगी कार लेके आए, आप कार से बाहर उतर रहे हो, तो वो भी एक तरीके से आपका बहुत शानदार इंप्रेशन ही हुआ। आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, वो भी एक तरह से इंप्रेशन हुआ। आपने अपना ड्रेसिंग सेंस सुधार रखा है, यानी कि अच्छे कपड़े पहन रखे, वो भी एक तरह का इंप्रेशन हुआ। आपने बाल वगैरह अच्छे से सेट कर रखे हैं, वो भी एक इंप्रेशन हुआ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं, मैंने बोला ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो आपको किसी को भी इंप्रेस करने के लिए काफी होते हैं। लेकिन उन्हीं में से आपसे बात करूं, इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। उन्हीं में से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है काय का, एक्सप्रेशन का। ठीक है, काय का, एक्सप्रेशन का, जो कि आपको दूसरों को प्रभावित करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये तो दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 9। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 10, यानी कि दोस्तों टोटल 10 पॉइंट्स में आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। यानी कि आपने इन 10 पॉइंट्स को तैयार कर लिया तो आपको इंग्लिश के पैराग्राफ में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। देयर इज नो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ विद अ रिचर वोकेबलरी देन इंग्लिश, जिसके पास इतनी ज्यादा भर के क्या हो, वोकेबलरी हो। वोकेबलरी यानी कि शब्दकोश हो। यानी कि माना जाता है दोस्तों इंग्लिश के ना, अगर आप एक शब्द देखोगे हिंदी का, तो इंग्लिश में वही शब्द कम से कम 10 तरीके से आप बोल सकते हो, 10 तरीके से वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से याद माना गया है दोस्तों कि ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं दुनिया में जिसकी वोकेबलरी इंग्लिश से ज्यादा हो या फिर व्यापक हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका दोस्तों क्या है इंग्लिश का पैराग्राफ, जिसमें टोटल मैंने आपको 10 पॉइंट्स में पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दोस्तों आपको पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर कोई भी इशू, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट की हेल्प से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और नोट करने के बाद आप इसको अपनी कॉपी में लिख के अच्छे से याद कर सको, लर्न कर सको। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलो मैं थोड़ा सा इधर हट जाता हूं। आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ क्लियर हुआ होगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।